नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मुक्ति पथ के कर्ता धर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूँ कि हिंदी के इस समय के एक महत्वपूर्ण कवि राजेश जोशी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक साल भर तक चलने वाला आयोजन निश्चित किया और इस क्रम में राजेश की कविताएं पढ़वाई गई और उनकी कविता पर बात करने के लिए, पहला व्याख्यान देने के लिए, पहली बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इस गौरव के लिए मैं मुक्तिपथ के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लंबी भूमिका बनाने के बजाय हम सीधे अपने विषय पर बात करें। मेरे गुरुदेव डॉक्टर नित्यानंद तिवारी कहते हैं कि राजेश जोशी रघुवीर सहाय के बाद हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। उनके जैसा गंभीर और गहन विचारक अगर ये बात कहता है तो इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस बात में सार है। कोई कवि कब महत्वपूर्ण होता है? मेरे सामने सबसे पहला सवाल यही आता है, क्योंकि हमारी अपनी हिंदी की और संस्कृत की, माने भारत की काव्य परंपरा जो लगभग 3000 साल की है या कम से कम 2500 साल की अवश्य ही है, इसमें आज कोई कवि इतिहास के एक दौर का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करने लगे, ऐसा माना जाए कि करने लगा, तो हर आदमी के, हर पाठक के दिमाग में यह सवाल पैदा होता है कि कोई पाठक, कोई कवि कब महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी बड़ी मामूली मामूली से दो तीन कसौटियां हैं जिन्हें आजमाना चाहिए। कोई कवि अपने समय का कितना व्यापक प्रतिनिधित्व करता है, इससे उसकी महत्ता निश्चित होती है। ये एक बात है। व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि केवल अपने मन की दुनिया में न देखता हो, बल्कि अपने मन की दुनिया से बाहर उस मन का निर्माण करने वाला जो समाज है, संसार है, उसमें कितने तरह की मानवीय शक्तियां हैं या अमानवीय शक्तियां भी हैं, यानी जो कुछ उसके समय का यथार्थ संगठित करने वाली शक्तियां हैं, उनका कितना व्यापक प्रतिनिधित्व कोई कवि करता है। दूसरी बात यह कि बहुत कवि होंगे जो बड़े ब्यौरे इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ब्यौरों से कवि का महत्व निश्चित नहीं होता। जनता के हित की कसौटी पर प्रगति का रास्ता अपनी कविताओं के माध्यम से कौन कवि दिखाता है, कौन कवि स्पष्ट करता है, ये दूसरी कसौटी है। यानी इसमें इस दूसरी कसौटी में दो पहलू हैं। एक जनहित की कसौटी हो और यथार्थ को प्रगति की तरफ ले जाने वाली दिशा हो। ये दो दो चीजें अनिवार्य हैं। और तीसरी उतनी ही महत्वपूर्ण चीज है कि अपने इतिहास और परंपरा का कितना सुदीर्घ बोध किसी कवि में है। डॉक्टर नामवर सिंह ने रामविलास शर्मा पर एक बार रेडियो वार्ता करते हुए एक महत्वपूर्ण चीज कही थी कि उनके विरोधी शिवदान सिंह चौहान का इतिहास 80 वर्ष का है और रामविलास शर्मा का इतिहास 5000 वर्ष का है। तो इसी से उनकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है। यही बात कविता पर भी लागू होती है और कविता पर आलोचना से अधिक लागू होती है, क्योंकि वाल्मीकि से लेकर, और जो नाम लिया रघुवीर सहाय, वाल्मीकि से रघुवीर सहाय तक हिंदी की 2500 साल, 3000 साल की काव्य परंपरा का बोध जिस कवि में होगा, इस बोध के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, वो कवि महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ये तीन कसौटियां किसी भी कवि की महत्ता के आकलन के लिए अनिवार्य हैं। क्या राजेश जोशी इन तीनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं? कहने की जरूरत, इस पर हम अपने वार्ता में निरंतर चर्चा करेंगे, लेकिन ये देखने की चीज है कि समकालीन कवियों में संभवतः राजेश जोशी और अरुण कमल
दो कवि हैं जो संस्कृत काव्य से हिंदी काव्य तक, जिसमें भक्ति काव्य भी शामिल है, छायावाद भी शामिल है, प्रगतिवाद भी शामिल है, तो संस्कृत काव्य से समकालीन काव्य तक इस पूरी परंपरा का जिन कवियों को गहरा बोध है, उनमें राजेश जोशी, अरुण कमल प्रमुख हैं। और भी कवि हैं, सभी नहीं हैं, लेकिन ये दो कवि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, और इन दो के विशेष उल्लेख का कारण आगे की वार्ता में अभी स्पष्ट होगा। इस पृष्ठभूमि में हम अगर देखें तो कोई रचनाकार अविस्मरणीय रचनाएं कब देता है? जैसे राजेश जोशी के लिए उनके समकालीन बहुत से कवि मजाक बनाते हुए कहते हैं कि वो बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता को एक डिमेरिट की तरह, एक कलंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या लोकप्रियता कलंक है? कौन कवि लोकप्रिय होता है? कौन कवि अविस्मरणीय कविताएं देता है? जिस कवि में अपनी निजता अपने युग और समाज की आकांक्षा से संबद्ध होती है, वही कवि अविस्मरणीय बनता है। और इस कसौटी पर आप कबीर को, जायसी को, सूर को, मीरा को, तुलसी को, और उसके बाद निराला को, प्रसाद को, नागार्जुन को, केदार को, और तमाम मतलब मुक्तिबोध को, इन कवियों को देखिए तो इन सबके यहां अपनी निजता पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उनकी निजता अपने युग और समाज की आकांक्षा से अटूट रूप में बंधी हुई है। जो लोग गीत लिखते हैं, गीत आत्मपरक विधा कही जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि जहां गीत रूढ़ि से और जड़ता से मुक्त होते हैं, वहीं वो सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं और अग्रगामी विचार के वाहक बनते हैं। ऐसे ही गीत अपने काल की परिधि को लांघकर कालांतर में भी मूल्यवान बने रहते हैं, और इसके उदाहरण गिनाने की जरूरत नहीं है। भक्तिकाल और छायावाद में इस तरह के गीतों का भंडार हमारे सामने मिलता है। तो इस दृष्टि से अपने समकालीनों में राजेश सबसे अविस्मरणीय और सबसे लोकप्रिय हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हमारे मित्र कवि हैं, हमारे साथ के कवि हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ कविताओं का केवल उल्लेख करूं कि जो कविताएं हिंदी के पाठकों, श्रोताओं की स्मृति में एकदम राजेश जोशी का नाम लेते ही सजीव हो जाती हैं। जैसे धर्म और कला के परस्पर संबंध को लेकर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिसमें सांप्रदायिकता का सवाल भी, इस तरह के अनेक सवाल हैं। उन्होंने रंग उठाए और आदमी को मार डाला। यह धर्म के विरुद्ध है। वो जो पीपल का पेड़ काटा नहीं जा सकता क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। वसंत 1985, मारे जाएंगे, मेरठ 87 और दिल्ली 88, बर्बर सिर्फ बर्बर थे, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरह की बहुत सी और भी कविताएं गिनाई जा सकती हैं। 7-8 कविताएं ये उदाहरण के रूप में हमारे सामने हैं। इसी तरह जीवन और मनुष्यों के, समाज के चित्रण के उनके कुछ उदाहरण हम अपने सामने रखें। सलीम, मैं और 59 का साल शीर्षक से 2 कविताएं। दादा खैरियत, 8 लफंगों और एक पागल औरत का गीत। प्लेटफॉर्म पर, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इत्यादि, 2 पंक्तियों के बीच, रुको बच्चों, हमारे शहर की गलियां, दृश्य और बिंब, मैं झुकता हूं, हमारे समय के बच्चे, वस्तुओं के बारे में एक कथन। इस तरह की कविताएं जो समाज के बहुत सारे रूपों का, बहुत सारे अंशों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये लोगों के दिमाग में फौरन आती हैं। इस तरह की कविताएं प्रेम से संबंधित उनकी कुछ कविताएं हैं, या प्रेम से या पारिवारिक संबंधों से जुड़ी हुई, यानी इस तरह की। शहद जब पकेगा, उसकी गृहस्थी, पीठ की खुजली, उस प्लम्बर का नाम, बेटी की विदाई, बहन, इस तरह की कविताएं जो फौरन दिमाग में आती हैं। और आप इनमें देखिए कितनी विविधता है
विषय की भी, विषय भूमि की विविधता कितनी कितनी अधिक है। और बहुत सी कविताएं राजेश अपने समकालीनों में सबसे एक मायने में सबसे अलग हैं कि उनके यहाँ स्वप्न बहुत हैं और दुस्वप्न भी बहुत हैं। स्वप्न और दुस्वप्न का इतना मायालोक किसी दूसरे कवि में नहीं दिखाई देता। यहाँ अरुण कमल से भी राजेश अलग हो जाते हैं। एक स्वप्न कथा जैसी है, 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य। ये कविता आप पढ़ें, एकदम ऊपर से देखने में सादा विवरण है, लेकिन अगर आप भावुक न हो जाएं पढ़ के तो चुनौती है। पानी की आवाज, संयुक्त परिवार, हिटलर की चित्रकला, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, टॉमस मोर, खिलौना, सिर छिपाने की जगह, वो जो नए शहरों के स्थापत्य पर है, मेरा नया फोन नंबर, जो अगर प्रधानमंत्री के पास मेरे जैसे एक कवि का फोन नंबर हो तो कितना अच्छा हो। तो आप ये देखें कि कितने तरह के विषय हैं, जीवन के कितने तरह के दृश्य हैं, कितने तरह के मनुष्य हैं। ये सब मिलके राजेश को एक प्रतिनिधि कवि, अपने समय का और अपने समाज का एक प्रतिनिधि कवि बनाती हैं। ये उल्लेखनीय है। अब यहां आगे चलते समय एक छोटी सी बात और उल्लेखनीय है कि मैंने आपसे कहा कि कवि की निजता और युग और समाज की आकांक्षा से संबद्ध हो। तो एक शब्द में कहें तो निजता और सार्वजनीनता, इनके बीच क्या संबंध है? देखिए, अगर निजता की तरफ कवि की वृत्ति अधिक उन्मुख होगी तो कवि भावुकता की तरफ जाएगा। और आश्चर्य कीजिएगा कि इस समय के, राजेश के समय के ही बहुत से कवि जो बड़े बौद्धिक हैं, जो भावुकता के बड़े विरोधी हैं और बौद्धिकता को साहित्य की ज्यादा मूलभूत शर्त मानते हैं, ऐसे कवि बहुत अधिक भावुक हैं। भावुकता की पहचान क्या है? भावुकता अनिवार्य रूप से आत्मबद्धता में परिवर्तित होती है। तो ऊपर से बौद्धिकता है और अंतर से ऐसे कवि बहुत अधिक आत्मबद्ध हैं। मैं कवियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग मरा हुआ जैसा कि मैं हूं, जीवित बचा हुआ, ये एक तरह की आत्मदया है। ये आत्मदया आत्मबद्धता का ही रूप है। और इस तरह के कवियों की भरमार है। या मेरी आत्मा के गिरने का सपना था, मेरी त्वचा के गिरने का सपना था अपनी आत्मा सहित, ये सब आत्मबद्धता के नाना रूप है। ऐसे आत्मबद्ध कवि ऊपर से बौद्धिक दिखाई पड़ते हुए भी मूलतः भावुक हैं। भावुकता की पहचान आत्मबद्धता है, केवल भाषा या शब्दों का गठन नहीं है। और जो अपनी निजता को सार्वजनीनता से संबद्ध करता है वो कवि भाव प्रवण होता है। तो भावुकता और भाव प्रवणता में अंतर करना चाहिए। भाव प्रवण कवि भाव में भी होता है, बौद्धिक भी होता है। और इस तरह से जैसे निजता और सार्वजनीनता में एक संबंध होता है उसके, उसी तरह भावमयता और बौद्धिकता में भी एक संबंध होता है उसमें। जो भाव प्रवण कवि है वो हमेशा पर दुख कातर होता है, जिसको परकाया प्रवेश कहते हैं। कवि जब तक दूसरे की आत्मा में, दूसरे की मनोभूमि में, मनोभाव में प्रवेश नहीं करता, तब तक वो आत्मबद्ध दायरे से बाहर नहीं निकलता। दूसरे के दुख को अपने दुख जैसा अनुभव करना, ये पर दुख कातरता की, भाव प्रवणता की आवश्यक शर्त है। राजेश इस कला में अप्रतिम है और उनकी कविताएं ऊपर से स्थिर शांत रहते हुए भी बहुत बार पाठक को बेचैन करती हैं, बहुत बार पाठक को क्रुद्ध करती हैं, बहुत बार पाठक को भावुक बनाती हैं। बहुत तरह की भाव संवेदनाएं पाठक के हृदय में अंकुरित करती हैं उनकी कविताएं। और यहां जहां पर दुख कातरता होगी वहां कविता में विवरण भी आएगा, कथा भी आएगी, जीवन प्रसंग भी आएंगे। और इन नाना उपकरणों से, यानी कला के लिए जिनको कहा जाता है शिल्प के उपकरण, इन नाना उपकरणों से कला समृद्ध होगी। और जो भावुक कवि होंगे, आत्मबद्ध कवि होंगे, उनकी कविता लगभग एक तरह की कविता होगी। और मैं फिर याद करूं डॉक्टर नित्यानंद तिवारी को ही, उन्होंने तो एक पूरी पुस्तक लिखी है एक तरह की कला के विरुद्ध। ये रघुवीर सहाय का फ्रेज था, मुहावरा था।
और एक तरह की कला ये तानाशाही की तरफ ले जाने वाली कला है, और ऊपर से वैचारिक रूप में प्रगतिशील दिखते हुए भी ऐसे बहुत से कवि हैं जो आत्मबद्ध हैं और एक तरह की कला के अ, अ, अनुकर्ता हैं। हम राजेश के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी चर्चा करें। राजेश को कविता लिखते हुए लगभग 50 साल हो रहे हैं और किसी भी कवि के लिए कोई कम समय नहीं है। 1970 के आसपास या 70 के थोड़े दिन बाद राजेश ने कविता लिखना शुरू किया। 70 और 80 के बीच का दशक विशेष रूप से उल्लेखनीय, जिसको 8वां दशक कहा गया, और उस पर बहुत साहित्य में बहसें भी हैं। राजेश जोशी ने भी उस पर कुछ सैद्धांतिक चर्चाएं की हैं। बहरहाल ये जो 70-80 के बीच का दशक है, इस दशक की सबसे पहली चारित्रिक विशेषता थी, ये जन संघर्षों के उभार का दौर था। 1971 में कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार में, शुरू में बिहार में, बाद में गुजरात में भी, दूसरी जगहों पर भी बड़े बड़े जन संघर्ष आयोजित किए, और यहां तक कि भूमिहीन किसान जमीनों पर कब्जा करें, जो फालतू जमीनें पड़ी हुई हैं, ऊसर बंजर पड़ा हुआ है, उनको कब्जा करें, और जमीन जोतने वाले की इस नारे को लेके बड़े बड़े जन संघर्ष आयोजित किए। वहां से लेके 1974 में संपूर्ण क्रांति तक बहुत तरह के जनसंघर्ष पूरे देश में, अलग अलग प्रदेशों में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें दिखाई पड़ते हैं। जनसंघर्षों की एक विशेषता होती है कि कवि की कल्पना के बंधन टूटते हैं, और इस दौर में आप देखिए कि कवि की कल्पना के बंधन किस हद तक टूटते हैं। अचानक वो जो गुरिल्ला कविता, चाहे धूमिल और धूमिल के बाद जो कवि आए थे, आलोक धनवा हो, वेणुगोपाल हो, कुमार विकल हो, यानी जो गुरिल्ला कविता की धारा से निकले हुए कवि थे, या एकदम आक्रोश में गुरिल्ला कविता से अलग आ कविता के कवि थे, कुछ विद्रोह के नाम पर यौन प्रतीकों और यौन कुंठाओं में उन्होंने अपने को स्खलित कर दिया। तो एक अलग तरह की कविता उसके ठीक पहले हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन जन संघर्षों के उस उपहार के साथ जब कवि कल्पना के बंधन टूटते हैं, एकाएक हमें दोबारा प्रकृति के बहुत से प्रतीक दिखाई पड़ने, बादल, पेड़, चिड़िया, धूप, आकाश वगैरह, रंग वगैरह वगैरह, ये प्रतीक एकाएक काव्य परिदृश्य पर छा गए। और राजेश ने इस तरह के प्रतीकों से, मैंने एक पूरी किताब ही है उनकी, एक दिल बोलेंगे पेड़। बहुत से लोग इस बात से इतने क्षुब्ध हुए कि साहब, कहा उन्होंने कि ये नया छायावाद है, और ये नया छायावाद है और साथ साथ ये कलावाद है। तो ये कलावाद था या छायावाद था, इसको अभी 1 मिनट में परखते हैं। लेकिन इससे पहले इतना जान लेना चाहिए कि ये दौर एक तरफ तो इसका, और दूसरी तरफ व्यवस्था, जो ये जनसंघर्ष उभर रहे थे, ये जनसंघर्ष क्या थे? जनसंघर्ष क्यों थे? इसलिए कि स्वाधीनता के बाद विकास का जो रास्ता चुना गया था, इस विकास के संकट बड़ी तेजी से सामने आने लगे। उसी संकट के कारण एक तरफ विद्रोह और असंतोष और आंदोलन खड़े हुए, दूसरी तरफ व्यवस्था के भीतर भी अंतः संघर्ष बड़ी तेजी से उभरने लगा। कांग्रेस टूटी, 8 राज्यों में पहले कांग्रेस हारी, और फिर कांग्रेस टूटी, और अंततः उसी शासन ने इमरजेंसी लगाई। तो ये पिछले लगभग 8-10 साल का जो समय था, ये बताता है कि व्यवस्था का आंतरिक संकट कितना गहरा होता जा रहा था। इस संकट का एक परिणाम ये था कि आंदोलनों का दमन और जनता के अधिकारों का दमन बढ़ता जा रहा था। बंगाल के चुनाव को तो नागार्जुन ने प्रहसन तक कह दिया था, अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन। 1970 और 80 के बीच का जो दौर था भारतीय समाज का, उस दौर में एक तरफ बहुत तरह के लोकतांत्रिक जनसंघर्ष उभर रहे थे, और इन जनसंघर्षों के परिणाम स्वरूप कवि कल्पना के बंधन टूट रहे थे। दूसरी तरफ ये जो जनसंघर्ष थे, ये व्यवस्था के
आंतरिक संघर्ष को भी व्यक्त करते थे, क्योंकि व्यवस्था बड़े संकट में थी। 8 राज्यों में कांग्रेस के हारने से लेकर आपात स्थिति लगने तक ये जो 8-10 साल का समय था, ये व्यवस्था के गंभीर संकट का समय था। और इस संकट का परिणाम ये था कि व्यवस्था एक तरफ इतनी दमनकारी होती जा रही थी कि बंगाल में चुनाव के नाम पर फौजी तानाशाही का पहली बार उदाहरण पेश हुआ, जिसे नागार्जुन ने अपनी कविता में लिखा भी था, अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन। और दूसरी तरफ इस दमन के विरोध में छोटे बड़े राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय अनेक आंदोलन बढ़ते जा रहे थे। तो इस दौर में इन जनसंघर्षों के साथ जिन कवियों की चेतना संबद्ध थी, उनके लिए प्रकृति के जो नए प्रतीक आए थे, जैसा हमने देखा बादल, पेड़, चिड़िया, फूल, हवा, आकाश वगैरह और रंग वगैरह वगैरह, ये सब मुक्ति के वाहक थे। उदय प्रकाश की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, मालिक आप नाहक नाराज है, रंग आपकी बनिहारी के बच्चे नहीं हैं और हवा आपकी गुलाम नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये सब मुक्ति के वाहक थे, ये सारे प्रतीक। इन्हीं प्रतीकों में दूसरी कविता भी लिखी जा रही थी उस दौर की, जो एक समाज से अलगाव और एक काल्पनिक संसार की सृष्टि, जिसका वास्तविक समाज से कोई संबंध नहीं था, तो उस दिशा में ले जा रही थी। दोनों कविताओं के प्रतीक तो एक जैसे थे, दोनों कविताओं की सारवस्तु अलग अलग थी। तो उसी समाज में माने एक दौर है जिसमें प्रतीक तो एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन समाज में वर्गों के बीच सामाजिक विरोध है, खाई है, और इसलिए कविता की अंतर्वस्तु या सार वस्तु अलग अलग आ रही है। और इस तरह कुलीनतावादी और प्रगतिशील जनवादी कविता के बीच बहुत स्पष्ट विभाजक रेखा हम इस दौर में पाते हैं। चाहे जितनी भी कोशिश की गई हो कविता की वापसी के नाम पर, किसी नाम पर, लेकिन ये खाई पाटी नहीं जा सकती थी। अरुण कमल, राजेश जोशी और इन कवियों की विशेषता थी कि उनमें प्रकृति के प्रतीक तो थे ही, लेकिन दूसरी तरफ श्रमशील मनुष्य भी थे, और इन मनुष्यों के बिना प्रकृति का कोई मतलब नहीं था। और राजेश तो इस दिशा में बहुत अधिक सचेत कवि हैं। उन्होंने प्रारंभ से लेकर बहुत बाद तक ऐसी अनेक कविताएं लिखी जिनमें प्रकृति के साथ मनुष्य के इस अंतरंग आत्मीय संबंध को बहुत नए नए आयामों में प्रस्तुत किया गया है। एक हम पत्थर थे, एक कविता थी, हम पत्थर थे, तो वो पत्थर तो पहाड़ से आए थे, लेकिन इन्हीं पत्थरों को किसी ने जब छेद दिया था तो अचानक पता चला था कि क्या हमारे तो कहा उसने छेद के ये किया वो किया, तो पूछा, पत्थर कहता है क्या हम में अपनी संवेदना नहीं थी? तो पत्थर में संवेदना थी कि नहीं थी? फिर कहता है कि अगर हम में संवेदना नहीं थी तो इतनी नदी कहां से निकल के आई थी, नदी कहां से निकली थी? तो नदी पत्थर की संवेदना थी, ये संवेदना मनुष्य की थी, पत्थर में उसने संवेदना पैदा की। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के संपर्क से प्रकृति एक नया रूप लेती है और सृष्टि बनती है। राजेश जोशी प्रकृति और मनुष्य के इस संबंध से निर्मित होती हुई सृष्टि के कवि हैं। ये उनकी बड़ी विशेषता है। इसलिए इन कवियों की कविता को हम नया छायावाद और कलावाद नहीं कह सकते, और इस नया छायावाद और प्रकृति कलावाद के आरोप का एक बहुत ज्वलंत प्रतिवाद खुद राजेश जोशी की कविता है। बड़ी प्रसिद्ध कविता है, मैंने शुरू में सूची में नाम लिया उसका। उन्होंने रंग उठाए और आदमी को मार डाला। तो इस तरह से जो कला के उपकरण थे वो मनुष्य की हत्या के उपकरण में बदल गए। उन्होंने गुस्से और चाकू को रंगीन रोशनियों में सजा दिया और गुस्से को मार डाला और मनुष्य को मार डाला। तो आप देखें कि मनुष्य के जो भी सहज स्वाभाविक गुण थे, उन्हीं गुणों को, नैसर्गिक गुणों को, रंग तो नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक गुणों को मनुष्य की हत्या का साधन बनाया गया। तो जो नया कलावाद, नया कुलीनतावाद था, वो ये काम कर रहा था। और ये कवि, और उनमें मुख्य रूप से राजेश जोशी, इस कलावाद कुलीनतावाद का प्रतिवाद कर रहे थे।
और उल्लेख करने की चीज यह है कि उन्होंने ये जो मनुष्य की हत्या के नए नुस्खे इजाद किए जा रहे थे, और आप ध्यान रखें कि उस समय तक बाजार व्यवस्था नहीं आई थी जिसने नए नुस्खे इजाद किए। फाशिज्म की जगह बाजारवाद आ गया। वो दूसरे तरह से उतना ही दमनकारी है, लेकिन सीधे हत्या उस तरह नहीं कर रहा है, सामूहिक हत्याएं हिटलर की तरह नहीं कर रहा है। तो ये फाशिज्म के प्रतिरोध की चेतना लगभग प्रारंभ से राजेश जोशी की कविता में विद्यमान है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि 70-80 के दशक से लेके ही बाद तक एक दिशावाचक सक्रियता राजेश की कविता में हमें दिखाई देती है। लेकिन मुश्किल से 12-15 साल अपनी इस दिशा में ये कवि बढ़ रहे थे, तब तक दो बड़ी घटनाएं हो गईं और इन्होंने सारा परिदृश्य बदल दिया। और दोनों घटनाएं आप जानते हैं, सोवियत संघ का विध्वंस 1991 में और 92 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और इन्होंने दुनिया का और देश का पूरा वातावरण बदल दिया। ये एक नए तरह का युग था। इस नए युग की नई चुनौतियां थीं। इनमें जिनको लॉन्ग 90s के पोएट कहा जाता है, यानी राजेश वगैरह की पीढ़ी के बाद के कवि, इनके सामने अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी नई चुनौतियां सामने आई। ये चुनौतियां उनसे पहले के कवियों के सामने भी आई, लेकिन राजेश जोशी और अरुण कमल ने मैं अरुण कमल का साथ साथ इसलिए नाम ले रहा हूं कि इन दो कवियों ने, उनमें विशेष रूप से राजेश जोशी लेकिन साथ में अरुण कमल, ये दो कवि औरों की तुलना में अधिक ढंग से इन नई चुनौतियों का सामना करने में और इनसे उबरने में समर्थ सिद्ध हुए। तो राजेश जोशी जिस दौर के प्रतिनिधि कवि हैं, उस दौर में उनके अनेक सहयात्री हैं। अपने सहयात्रियों के साथ ही कोई कवि महान होता है, केदार के बिना नागार्जुन महान नहीं हो सकते। उसी तरह तो महत्व एक पूरे युग में, एक पूरे संदर्भ में सामने आता है। इस नए दौर की विशेषता ये थी कि इसमें फाशिज्म का रूप बदलने लगा। अब बाजारवाद आ गया, उसके साथ उदारवाद आया, तथाकथित उदारवाद, जो जनता के प्रति बहुत अनुदार था और सत्ता और पूंजी के प्रति बहुत उदार था। यानी सत्ता पूंजी के प्रति उदार थी, जनता के प्रति अनुदार हो गई। और उसके साथ निजीकरण का दौर आया, जो अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया है कि अब शिक्षा में भी सरकार को ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, अभी कल ही उन्होंने शिक्षा संबंधी किसी सम्मेलन में कहा। तो ये जो दूसरा दौर था, इसकी चुनौतियां और बीहड़ थीं, क्योंकि जिन सपनों को लिए हुए ये कवि अपनी कविता का संसार निर्मित कर रहे थे, वो सपने ही एकाएक टूट गए। आज़ादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण बन पाया था, वो बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ पूरी तरह समाप्त हो गया, और उसकी परिणतियां आज हम अपने समाज में भयावह रूप में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवाद के लिए जो संघर्ष विश्व स्तर पर मानवता कर रही थी, वो संघर्ष भी अचानक निष्फल हो गया और उससे दुनिया का रुख पलट गया। तो इस दौर की चुनौतियों का भी इन लोगों ने समर्थ ढंग से सामना किया। ये अभी हम और उदाहरणों से इसको स्पष्ट करते हैं। लेकिन इससे एक बात पता चल जाती है कि उनसे पहले जो नक्सलवादी कविता थी या अकविता थी, जो अराजक क्रांति की सीमाएं थीं या नकारात्मकता की प्रवृत्तियां थीं, पहले उनसे संघर्ष करके उन्होंने कविता को एक नया रास्ता दिखाया। और अब हताश दिशाहीनता जो 90 के बाद के दौर में आई थी, इस हताश दिशाहीनता से भी संघर्ष करके उन्होंने कविता को नया रास्ता दिखाया। तो ये दो दौर की चुनौतियों का सामना करके जो कवि आगे बढ़ते हैं, राजेश उनमें अग्रणी हैं। और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि राजेश रघुवीर सहाय के बाद की पीढ़ी के क्रमशः सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित हुए। विद्रोही कविता से इन कवियों का, खासतौर से राजेश जोशी और अरुण कमल का संबंध बहुत बार देखा गया है, लेकिन मैं रेखांकित करके एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि
विद्रोही कवि समाज से बाहर खड़े होकर समाज पर आक्रमण करते थे। भूमिल के बारे में यह पदावली नामवर जी ने इस्तेमाल की है और बड़ी सटीक है कि समाज से बाहर खड़े होकर समाज पे हमला। वो हमारे बहस का विषय नहीं है, इसलिए इस पर और ज्यादा नहीं कहूंगा। तो जो समाज का बहिष्कार था इन कवियों में, या नई कविता के कवियों में जो सुदृढ़ व्यक्तिवाद था, इनसे हट के इन कवियों ने हिंदी की प्रगतिशील परंपरा से नागार्जुन, केदार, मुक्तिबोध, शमशेर, त्रिलोचन, इनसे समकालीन कविता का संबंध जोड़ा और इस तरह इन कवियों ने अपने साथ साथ अपनी विरासत को पहचाना और उसे भी प्रासंगिक बनाया। और कोई कवि जो अपनी विरासत को प्रासंगिक बनाता है, उसको उससे जुड़ता है, प्रासंगिक बनाता है, वो कवि अपनी कविता को मजबूत आधार देता है। और आप देख लीजिए कि कुलीनतावादी या कुलीनतावाद के असर में जो तथाकथित अवधारणामूलक बौद्धिक प्रगतिशील जनवादी कविता लिखी जा रही है, वो अपनी परंपरा से कितनी कटी हुई है और इसीलिए कविता के रूप में उसका कोई महत्व समाज में स्थापित नहीं है और आगे क्रमशः और कम होता जाएगा। राजेश जोशी की एक खासियत यह है, और यहाँ राजेश जोशी औरों से विशेष हैं, और विशेष का मतलब होता है विशेष, औरों से पृथक, औरों से अपनी कुछ अलग खासियत लिए हुए, कि राजेश जोशी के यहाँ मानव संबंधों के इतने रूप हमें दिखाई पड़ते हैं कि उस समकालीन कविता में उतने रूप किसी दूसरे के यहाँ नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक दौर में कहा गया घर की वापसी हो रही है, तो घरेलू संबंधों का बहुत चित्रण होने लगा, लेकिन घरेलू संबंध भी सामाजिक संबंधों का एक रूप है। व्यक्ति और समाज के बीच परिवार या घर के संबंध बीच में एक कड़ी है, तो इसलिए व्यक्ति से समाज, मानव संबंध भी, जो पारिवारिक संबंध भी है, मानव संबंधों का ही एक धरातल है, एक स्तर है। राजेश की कविता में शुरू में देखिए, माँ जो हमारे सपनों के लिए चिंतित होती थी, दिन भर फिरकनी सी फिरती रहती थी, और वहां से फिर क्रमशः बहन और बहन की विदाई, उस बहन की के भीतर छिपी, ऊपर जो हंसने के लिए डांट खाती थी, उसके भीतर छिपी हुई अथाह रुलाई, और फिर पत्नी, और उस पत्नी को लेके तो हर संग्रह में एक दो अद्भुत प्रेम कविताएं हैं। फिर बेटी और बेटी की विदाई तक, विदाई के बाद जो दिन भर फिरकनी सी फिरती माँ से लेके और बेटी के जाने के बाद बिना चिड़ियों का घर, ये जो बिंब आता है, आप देखिए कि जो निजी व्यक्तिगत संबंध हैं, उनके माध्यम से राजेश समाज की, परिवार की कितनी प्रवृत्तियां हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। और दूसरी तरफ सलीम, जो सलीम मैं 59 का साल कविता में आता है, रफीक माश साहब, या खुद नाना, और अनेक चरित्र, कितने चरित्र हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है, मतलब 25 चरित्र, जो चरित्र समाज के हैं और जो व्यक्तिगत संबंध के चरित्र नहीं है। तो मानव चरित्रों की बड़ी विविधता नागार्जुन, जो राजेश जोशी के यहाँ है, इतनी विविधता मानव चरित्रों की नागार्जुन और त्रिलोचन के बाद राजेश जोशी के ही यहाँ हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष उल्लेख करने की जरूरत है कि राजेश भोपाल के थे, और भोपाल में हिंदू और मुसलमान आबादी के बीच में बहुत अलगाव नहीं था, और राजेश के यहाँ मुस्लिम चरित्रों की बहुतायत दिखाई पड़ती है। ये जो मुस्लिम चरित्रों की बहुतायत है, सांप्रदायिकता के सैद्धांतिक विरोध की जगह एक जीवन दृश्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संस्कृति की समानता और मनुष्य की एकता का ऐसा बिंब राजेश के यहाँ उभरता है कि दूसरे कवि के यहाँ, उनके समकालीन कवियों में इस तरह का व्यापक प्रतिनिधित्व, व्यापक चित्रण नहीं मिलता। और इस रूप में हम कहें कि राजेश जोशी ये तरीका अपनाते हैं जिसमें पर्सनल को पॉलिटिकल बनाते हैं। जो पर्सनल ढंग से, निजी संबंधों के माध्यम से जो बात कही जा रही है, उस बात के गहरे सामाजिक राजनीतिक आशय हैं। ये कविता का एक डिवाइस है, कविता का उपकरण है। तो हम देखते हैं कि
जीवन के चित्रण में राजेश कला के बहुत तरह के उपकरणों का भी उपयोग करते हैं। ऐसा कुलीनतावादी कविता में तो बिल्कुल नहीं है, और कुलीनतावाद के प्रभाव में जो कविता आई उसमें भी नहीं है। और अकारण नहीं है कि राजेश की कविता के निहितार्थ को उनके बहुत से प्रगतिशील जनवादी समर्थकों की तुलना में उनके कुलीनतावादी अभिजात वर्गीय विरोधी ज्यादा समझते हैं, और इसलिए समकालीन कवियों में जितना अधिक कुलीनतावादी हमला राजेश जोशी पर हुआ है उतना किसी दूसरे कवि पर नहीं हुआ है। और हमला, लेनिन कहा करते थे कि शत्रु आपसे कितनी घृणा करता है इससे पता चलता है कि आप कितने खरे हैं। तो राजेश जोशी पर ये जो हमला होता है, राजेश जोशी को व्यक्तिगत रूप से चाहे पछतावा हो कि उनको सत्ता के प्रतिष्ठानों में बहुत महत्व नहीं मिला और उनके ही साथ के दूसरे कवियों को बहुत ज़्यादा स्थान मिला, लेकिन राजेश को यह स्थान नहीं मिला, इसीलिए राजेश को जनता के हृदय में स्थान मिला। और उनके जैसा लोकप्रिय कवि जो सत्ता प्रिय हैं, वो सब के सब राजेश की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हैं। तो दो रास्ते हैं, चाहे प्रगतिशील कविता के ही दो रास्ते हैं, एक जनता के हृदय में बैठने का, एक दूसरी तरफ स्थान बनाने का। अब एक बात का उल्लेख और करना चाहिए कि राजेश जोशी आप देखें, जो उनकी कविता विवरण में बहुत रहती है, और एक दौर में उनके समकालीन मित्र कवियों ने, और खासतौर से दिल्ली के जो मठाधीश कवि थे या मठाधीश बनने की प्रक्रिया में कवि थे, वो कहते थे विवरण बहुत आते हैं राजेश की कविता में। सलीम और 59 का साल उसका एक उदाहरण था। लेकिन और उससे राजेश डरे भी। बड़े लंबे समय तक विवरण को उन्होंने अपनी कविता से भरसक बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन बाद के दिनों में, और कम से कम इधर 10 साल 15 साल की कविता में मैं बार बार देखता हूँ कि लंबे लंबे वृत्तांत आते हैं, चाहे किस्सा काली धोबिन का हो, या वो जो बहुत दिनों बाद रोई हो, जो जिसमें थोड़ा अतीत का वृत्तांत है, या खिलौना बनाने वाला जो एक इंजीनियर कलाकार है, कलाकार इंजीनियर है, वो हो। और इस तरह की अनेक कविताएं हैं, कम से कम 10-12 कविताएं दिखाई पड़ती हैं जिसमें विवरण बहुत हैं। वृत्तांत, विवरण सही शब्द नहीं है, वृत्तांत। उसमें कथानक है, चरित्र हैं, उन चरित्रों के जीवन प्रसंग हैं, और इन सब से मिलकर एक वृत्तांत बनता है इसकी कविता में। तो ये जो वृत्तांत आता है, ये अपने निजी अनुभव को वैचारिक फलक से जोड़ने में राजेश को सहायता करता है, या शायद निजी अनुभव को वैचारिक फलक से जोड़ने की प्रक्रिया में ये वृत्तांत उनके लिए आवश्यक हो जाते हैं। वहाँ केवल रूपक से, प्रतीक से, बिंब से और इस तरह के अन्य उपकरणों से काम नहीं चलता, वो पर्याप्त नहीं रहते, इसलिए वृत्तांत आवश्यक हो जाता है। और ऐसी बहुत सी कविताओं में आप देखते हैं कि देखने को अनुभव हैं, लेकिन वो बड़े निष्कर्ष प्रस्तावित करती हैं। और कितनी कविताएं उदाहरण के रूप में गिनाई जा सकती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वैचारिक फलक के साथ राजेश की कविता में शुरू से, यानी जिस कविता को अब थोड़ा वो स्वयं भी कम महत्व देते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो कविता बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो उनकी पहली कविता है समर गाथा में भी न सिर्फ वृत्तांत है बल्कि इतिहास बहुत बड़ा है, और पूरी एक तरह से मानव सभ्यता का समर है उसमें, पूरे इतिहास का समर है उसमें। वहां से लेके और अभी अंतिम संग्रह तक हम बार बार देखते हैं कि कल्पना और स्वप्न और जादू, ये 3 शब्द राजेश के बड़े प्रिय हैं। और शुरू से कल्पना, जादू शब्द, जो ये स्वप्न, ये बार बार उनकी कविता में आते हैं। कल्पना हर कवि में होती है, ऊपर से दिखे चाहे न दिखे। वो कल्पना जो यथार्थ को ढक देती है, एक समाज से अलग संसार में ले जाती है, वो दूसरे तरह की कल्पना है। वो पलायनवादी कविता की कल्पना है, वो कुलीनतावादी कविता की कल्पना है। एक कल्पना जो यथार्थ के संबंधों को अधिक उजागर कर देती है और पाठक के चित्त में उसे अधिक सजीव कर देती है, ये दूसरी कल्पना है। राजेश इस तरह की कल्पना से बहुत काम लेते हैं। ये कल्पना पहले तो
अपने मन को ऊपर उठाती है, मनोलोक को ऊपर उठाती है। दूसरे, यथार्थ के जो सतही और जड़ सांचे हैं उनको तोड़ती है और इस तरह से कल्पना रचनात्मकता को मुक्त करती है। और राजेश को आप देखिएगा कि बार बार कविता इस मैंने एक दिन मैं उड़ जाऊंगा हंडे में बैठकर, तो लोग सोचते हैं अजब लड़का था उड़ गया। लोग सोचते हैं कि मतलब आप देखिए कि अगर यथार्थ के स्थिर और बद्ध रूपों से कवि जुड़ा रहे तो इसका अतिक्रमण करने की चेतना ना आए। और ये कल्पना यथार्थ की भयावहता के आतंक को तो कम करती है, लेकिन यथार्थ की भयावहता को अधिक तीव्रता से उजागर करती है और उससे निकलने की बेचैनी भी जगाती है। तो राजेश की कल्पना की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो यथार्थ की भयावहता को थोड़ा सा मैंने उसके आतंक को पाठक की चेतना से कम करती है, लेकिन उसकी भयावहता को अधिक तीव्रता से जगाती है और उससे बाहर निकलने की अकुलाहट पैदा करती है। एक उदाहरण जिस कविता की बड़ी आलोचना हुई है, खास तौर से मदन सोनी ने एक पूरा ग्रंथ लिखा कविता का व्योम और व्योम की कविता, तो उसमें सचमुच की रात कविता का बड़ा उपहास किया है कि अगर एक शेर हिरण को मार देता है तो इसमें कौन सा अनर्थ हो गया, कौन सी अनीति हो गई, और ये स्वाभाविक चीज है। तो अन्याय का ये तो खुला समर्थन काव्यशास्त्र में है। उन्हीं के एक आत्मा के कवि साफ साफ कहते हैं एक कविता में कि अन्यायी भी धरती सबकी माँ है, अन्यायी भी बो देते हैं अन्न नियम से उगाता है। तो अन्यायी और न्याय और अन्याय का फर्क प्रकृति के लिए व्यर्थ है। उसी तरह से सचमुच की रात में शेर हिरण का जो संघर्ष है ये प्रकृति का, ये समाज के लिए व्यर्थ है। यानी इस तरह से अन्याय के पक्ष में सीधे इतने न्याय के पक्ष में शायद मुखर नहीं है प्रगतिशील जनवादी कविता जितना अन्याय के पक्ष में कुलीनतावादी सिद्धांत और कविता मुखर है। लेकिन आप देखें कि राजेश ने इस कविता में इस हत्या को फाशिज्म का रूपक बना दिया है। जो निरीह है, जो निर्दोष है, वो खुराक बनता है, वो शिकार बनता है। तो यही क्या फाशिज्म में नहीं होता? जो निरीह है, जो निर्दोष है, वही अत्याचार का शिकार बनता है। जिस एक जुनैद को मार दिया जाता है, जिस एक अखलाक को मार दिया जाता है, कौन से अपराधी थे और अपराधी किस तरह सत्ता के द्वारा बचाए जाते हैं। पूर्वी दिल्ली में जो हुए फरवरी के दंगे हैं, उनमें पुलिस की कार्रवाई देख लीजिए। अदालत बार बार पुलिस को फटकार लगा रही है। जो मुसलमान मारे गए वो भी मुसलमानों ने मारे। तो आप देखिए कि किस तरह से फाशिज्म काम करता है। तो निर्दोष निरीह को हत्या का शिकार का दमन, ये फाशिज्म की एक अनिवार्य पहचान है और उस फाशिज्म का एक वर्ग आधार है। उस वर्ग आधार को भी राजेश जोशी ने बहुत सी कविताओं में सामाजिक आधार है उसको पहचाना है। वो वर्ग आधार सर्राफा बाजार से लेके और हाय डॉलर आस्तीन का सांप तूने कैसा डसा, या अष्टावक्र डॉलर घूम रहा है फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप लिए हुए। तो देशी और विदेशी उसके बहुत से स्रोत हैं, उन पर भी राजेश जोशी ने अपनी कविता में बहुत साफ साफ इंगित किया है। और इतने साफ साफ इंगित करने वाले कम कवि हैं। राजेश के बाद बद्री नारायण के यहाँ हमें ये चीज दिखाई पड़ती है, ये सजगता। तो स्वप्न फाशिज्म में जीवित नहीं रहते। और एक देखने की चीज है कि जो बाजारवाद आया, राजेश ने ही पहली बार एक पाश की कविता की एक पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए कहा ना कि खतरनाक है सपनों का मर जाना, लेकिन उससे भी खतरनाक है सपनों का बिक जाना। तो बाजारवाद आया जहां सपने बिकने लगे। और इस तरह हम देखते हैं कि समाज की जितनी प्रक्रियाएं हैं, जितने स्तर हैं, उन सब के प्रति हमें ये कविता जागरूक करती है। यहाँ ये बात दोहरा कर कहनी चाहिए कि समकालीन कविता में अपने साथ के लोगों में जितने सुसंगत साम्राज्यवाद विरोधी कवि राजेश जोशी हैं, उतने सुसंगत साम्राज्यवाद विरोधी ढंग से किसी दूसरे ने कविता नहीं लिखी है।
भोपाल गैस कांड ने राजेश जोशी की भाव प्रक्रिया को और विचार प्रक्रिया को निर्णायक रूप में बदल दिया था, और ये परिवर्तन उसके बाद हम बहुत साफ साफ देख सकते हैं। और इसी के कारण बाजारवाद के साथ धार्मिक उन्माद और धार्मिक उन्माद के साथ अष्टावक्र डॉलर, इसका संबंध राजेश जोशी अपनी कविता में खूब अच्छी तरह हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी खूबी है, मैं राजेश की बहुत सी कमियों के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय उनके एक उपलक्ष्य में है। हालांकि उनकी जो आलोचनाएं मैं करता रहा हूँ, शायद उनके किसी और प्रशंसक या विरोधी मित्रों ने नहीं की होगी, लेकिन यहाँ उसका प्रसंग नहीं है। अपने समकालीन कवियों में राजेश की कविता सबसे ज्यादा संवाद करती हुई कविता है, और संवाद की विशेषता होती है कि पाठक से कवि बहुत तुरंत जुड़ जाता है, यानी पाठक और कवि के बीच का फासला बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। और ये राजेश जोशी के लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है। वो लगभग संवाद करते हैं अपने कवि से। इस संवाद में कला कौशल काम नहीं आता, आत्मीयता काम आती है। कला कौशल हुनर की चीज है, आत्मीयता भावमयता की चीज है। तो मैंने शुरू में ही भावुकता और भाव प्रवणता में अंतर किया था। भावुक कवि कला कौशल से काम लेगा, लेकिन भाव प्रवण कवि आत्मीयता से काम लेता है। ये मूलतः जनतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं आपसे संवाद कायम कर सकूं, ये तभी होगा जब मैं आपके और अपने बीच में दूरी न महसूस करूं या दूरी पैदा न होने दूं। तो ये जनतांत्रिक प्रक्रिया है। इस कला के सबसे कुशल सिद्धहस्त कलाकार थे नागार्जुन, और ये नागार्जुन की कला अपने समकालीनों में संवाद की कला सबसे अधिक राजेश जोशी की कविता में हमारे सामने उभरी है। इस संवाद धर्मिता के अनेक स्तर हैं। हम बहुत ढेर सारे उदाहरण देने की जगह सिर्फ 2 उदाहरण से संकेत के रूप में, ये बातें तो संकेत में ही हैं। शुरू के दिनों में एक दिन बोलेंगे पेड़ में, बादल पर एक कविता है कि बादल के आते ही मेरे मन में ऐसे ऐसे क्यों होने लगता है। तो कहते हैं कि क्या मेरे अंदर के पानी और बादल के अंदर के पानी में कोई रिश्ता है। एक तरह से प्रकृति से संवाद है कवि का, और कवि प्रकृति से संवाद करता है। और कोई भी मानववादी कवि मनुष्यों से ही प्रेम नहीं करता, मनुष्यों के लिए अनिवार्य प्रकृति से भी प्रेम करता है। वो मनुष्य की रक्षा करता है, प्रकृति की रक्षा भी करता है। जो मनुष्य की हत्या करते हैं वो प्रकृति की हत्या भी करते हैं। इसलिए जो सिद्धांत, जो पूंजीवादी सिद्धांत कहता है कि विज्ञान प्रकृति पर मनुष्य की विजय है, तो वो विजय पराजय का संबंध मनुष्य और प्रकृति में ही नहीं देखते, मनुष्य और समाज में भी देखते हैं। और आज की राजनीति से अधिक ज्वलंत उदाहरण इसका दूसरा नहीं दिया जा सकता। तो हम देखते हैं कि प्रकृति से संवाद है। और दूसरी तरफ जब वो कहते हैं जिनकी कमीज होगी उनकी कमीज से ज्यादा सफेद मारे जाएंगे, यहां बड़ा उदात्त स्वर है या ऊंचा उठा हुआ स्वर दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही कवि कहता है जिनकी कमीज होगी उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, तो एक संकेत है कि किसी समाज की किसी शक्ति का संकेत है। सफेद कमीज किनकी है, तो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व है। इस वर्ग में आर्थिक शक्तियां भी हैं, राजनीतिक शक्तियां भी हैं। एक सब जब कविता का प्रतीक आता है तो कई चीजों को समेट के प्रतीक बनता है। तो ये इस तरह का प्रतीक है, और जो उस तरह के नहीं है, और अगर उनमें कोई इस तरह बनने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। और मारा जाएगा तो मारा जाने का मतलब केवल हत्या नहीं, हत्या भी है, लेकिन केवल हत्या नहीं है, वो अपनी नैतिकता से खत्म हो जाएगा। तो दूसरी तरह भी मारा जाता है। उन्होंने रंग उठाया और आदमी को मार डाला, इस तरह भी मारा जाता है। तो आप देखते हैं कि राजेश के यहाँ संवाद धर्मिता के अनेक रूप आते हैं। एक और रूप है उनकी न सिर्फ लोकप्रिय बल्कि बहुत ही अच्छी कविता, और मुझे भी बहुत प्रिय है। मैंने पहली बार एमए के पाठ्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय में उस कविता को लगाया था। जिन 10 कविताओं को लगाया था उनमें वो कविता भी थी। बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप देखें कि
मध्यवर्गीय मनुष्य के न्याय प्रेमी मन को ये कविता कुरे देती है। जिन दृश्यों को देखने के हम आदि, और बच्चे काम पे जा रहे हैं, अच्छा रोज हम देखते हैं, रोज देखने से हमारी संवेदना इस यथार्थ के प्रति कुद्ध हो जाती है। जैसे ही कवि कहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, आखिर बयान नहीं सवाल की तरह लिखना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जैसे ही ये सवाल आता है बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो जो रोज रोज देखते थे उस वही दृश्य हमारे लिए नई अर्थवत्ता में सजीव होता है और इस तरह हमारी कुंद पड़ती संवेदना को जागृत करता है। ये कविता अपने, और ये कविता भी संवाद ही है, सीधे भले वहां सीधे संबोधन न हो, संवाद ही है। और इस तरह कविता संवाद के माध्यम से लोगों के भीतर लगातार मरती हुई न्याय बुद्धि को जागृत करने का प्रयास करती है। ये राजेश की एक बहुत बड़ी खूबी है। हम बाजारवाद की चर्चा कर रहे थे। बाजारवाद इस संवाद पर सबसे अधिक हमला करता है। बाजारवाद ने जो भी माध्यम पैदा किए हैं वो एकालाप के माध्यम है। उदाहरण गिनाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। ये एकालाप के माध्यम है। यहां दो तरफा संवाद नहीं है, एक तरफा आदान है, एक तरफा प्रदान है। दोनों तरफ से आदान और प्रदान नहीं है। चाहे राजनीति में देख लीजिए, चाहे संस्कृति में देख लीजिए, चाहे दूरदर्शन में देख लीजिए, चाहे आईटी सेल के प्रचार सामग्री में देख लीजिए, सर्वत्र देख लीजिए, वन वे ट्रैफिक है। तो ये बाजार संवाद पर सबसे अधिक हमला करता है। उन्होंने एक कवि की नोटबुक में उल्लेख किया था कि बहुत ज्यादा शब्द हैं, बहुत ज्यादा भाषा है, लेकिन बोलचाल की भंगिमाएं कम होती जा रही हैं। संवाद बोलचाल की भंगिमा से होता है। बहुत से कवि जो बिल्कुल बोलचाल के शब्द लिखते हैं, बोलचाल का वाक्य गठन लिखते हैं, लेकिन उनकी कविता लोकप्रिय इसलिए नहीं है कि उसमें बोलचाल की भंगिमाएं नहीं हैं। और बोलचाल की भंगिमाएं तब आती हैं जब आप मनुष्य और मनुष्य के बीच सहज संबंध स्वीकार करते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच सहज संवाद स्वीकार करते हैं। ये संवाद धर्मिता सिर्फ कला का उपकरण नहीं है, अपने समय की अमानवीयता का प्रतिकार भी है और साथ साथ कला का एक मूल्यवान उपकरण भी है। इसलिए संवेदना से यथार्थ बोध तक और यथार्थ बोध से कलात्मक उपकरण तक ये संवाद धर्मिता एक समूचा काव्यशास्त्र है। इस संवाद धर्मिता पर बहुत अधिक बातें की जा सकती हैं, बहुत विस्तार से बातें की जा सकती हैं। फिलहाल हम इतना ही कहकर छोड़ देते हैं इस चीज पर। हम आगे कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। राजेश की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि मानव संबंधों और अनुभूतियों में उनकी बड़ी पैठ है, और ऐसी पैठ और जितने चरित्र आते हैं उन सब के भीतर की दुनिया को जिस तरह उन्होंने उद्घाटित किया है वो देखने की चीज है। और कोई भी चरित्र हो, व्यक्तिगत संबंध से जुड़ा हुआ चरित्र हो या निर्वैयक्तिक संबंध से जुड़ा हुआ चरित्र हो, तो सर्वत्र ऐसी जो ये पैठ है ये केवल राजनीतिक कवि में नहीं होती, लेकिन जो अराजनीतिक गैर राजनीतिक कवि है उसमें भी यह पैठ नहीं हो सकती। ये बिल्कुल अटल सत्य है। तुलसी इसके अप्रतिम उदाहरण है, और तुलसी जैसा राजनीतिक कवि अपने समय में संसार में दूसरा कोई नहीं है, जो राजा के कर्तव्य से लेके और राजनीतिक अर्थशास्त्र तक हर विषय का वर्णन करता है। और मानस से लेके कवितावली दोहावली तक उनके अगर सारे इस तरह के अंश इकट्ठा किए जाएं तो एक पूरा ग्रंथ तैयार किया जा सकता है उसका विश्लेषण करते हुए। तो ये जो केवल राजनीतिक कवि में ये चेतना नहीं हो सकती। राजेश जोशी और बाजारवाद के साथ एक और पहलू भी है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या तकनीक, जिसको तकनीक स्वयं राजेश कहते हैं, तकनीक या प्रौद्योगिकी। राजेश जोशी जो संबंधों और अनुभूतियों की कसौटी पर राजनीति और तकनीक दोनों की परख करते हैं, इसीलिए संवेदनात्मक और मानवीय धरातल पर वो सारी प्रक्रियाओं का चित्रण करने में समर्थ होते हैं। हम इसके 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देना चाहते हैं।
आप देखें, बहन की विदाई से बेटी की विदाई तक, ये हर जगह और उसमें एक घटना है, लेकिन सभी कविताओं में उस घटना के भावात्मक मार्मिक प्रभाव पर राजेश का ध्यान ज्यादा टिका रहता है। घटना से मार्मिक प्रभाव तक ये एक पूरा दृश्य निर्मित होता है। दूसरी तरफ जहां निजी संबंध से बाहर की दुनिया है, प्लेटफॉर्म पर वो जो आवारगी के दिनों में कई रातें प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, तो वहाँ बहुत कुछ अनुभव करते हैं कि शहरों में बढ़ रही है उदासीनता, गांवों में बढ़ रही है, कस्बों में बढ़ रही है उदासी और शहरों में उदासीनता। यहाँ ठंडी छुरी बड़े निसंगता की चलती है। तो आप देखें, प्लेटफॉर्म पर से लेके दोपहर की कहानियों के मामा तक, जिनका जो जीवन में जिनका जीवन या जिनकी जीवन कथा अर्जियों में रखी थी, और उन अर्जियों में उनके अपने अनुभव कहीं शामिल नहीं थे, और वो जीवन में हमेशा प्रेमिकाओं को जाते हुए देखते थे। कैसी सूक्ष्म दृष्टि है। अर्जियों में जीवन व्यथा थी, यातना थी, लेकिन अनुभव नहीं था। ये इतनी अमानवीय व्यवस्था है। और दूसरी तरफ प्रेमिकाओं को जाते हुए देखना। तो आप वहां तक देखें, एक और कुछ और उदाहरण लीजिए। जो प्लेटफॉर्म पर कविता में आवारगी के दिनों में कई रातें गुजारी हमने, तो यह आवारगी है युवाओं की। और एक कविता में जो जहां बूढ़े अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, वहां बूढ़ों की लाचारगी है, और वहां मार्मिकता कितनी गहरी है कि वो बूढ़े घर नहीं जाना चाहते। घर का रास्ता इसलिए भूल गए हैं कि घर में रोज मार पड़ती है और या अपमान सहना पड़ता है, और इस कारण घर छोड़ के घर से चले आए हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, अपमान पर हावी होने लगती है अनिश्चितता। युवाओं के सामने अनिश्चितता इतनी नहीं है, बूढ़ों के सामने अनिश्चितता है। अपमान पर हावी होने लगती है अनिश्चितता, तो फिर वो अपने मन को समझाते हैं कि बच्चों का भी दोष नहीं है, समय ही ऐसा है, उनकी भी तंगी रहती है, वगैरह वगैरह। और इस तरह फिर वो कहता है हो सकता है वो खोजने आ रहे हो, हालांकि कोई खोजने नहीं आता, और फिर अपने मन को समझा के फिर उसी में लौटते हैं। यातना के, मनुष्य की यातना के, और हर आयु वर्ग के और हर स्तर के मनुष्य की यातना के कितने बिंब। और ये यातना राजनीतिक सिर्फ नहीं है, मानवीय है। और कोई कवि जब तक मानवीय यातना का साक्षी नहीं बनता, तब तक वो अच्छा राजनीतिक कवि नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे अच्छी राजनीतिक चेतना के बिना कोई मानवीय कवि नहीं हो सकता। दोनों परस्पर पूरक हैं। ये जो उनकी जीवन स्थिति है, आवारगी की युवाओं वाली जीवन स्थिति, लाचारगी की बूढ़ों वाली जीवन स्थिति, उनकी स्थिति से, उनकी मन स्थिति का कितना गहरा संबंध है, इतने सूक्ष्मता से राजेश अपनी कविता में दिखाते हैं कि उनके समकालीन बहुत से कवियों को इससे ईर्ष्या हो तो समझ में आती है। एक जिस प्रसंग का हम जिक्र कर रहे थे कि तकनीक यानी प्रौद्योगिकी, बच्चे राजेश की चिंता के बहुत केंद्रीय विषय हैं, और उनके बहुत सी कविताएं, हर दौर की बहुत सी कविताएं इन बच्चों पर केंद्रित हैं। और कितने तरह के बच्चे हैं, बच्चों पर कितने तरह की चिंताएं हैं, कहने की जरूरत नहीं है। उनका उल्लेख, हालांकि लालच लगती है कि उनका जिक्र किया जाए, रुको बच्चों से लेके काम पर जाते बच्चे तक, या खिलौना, जिन बच्चों के लिए, जो बच्चे अचानक अकेले होते जा रहे हैं। सन 60 के बाद जो समाज में परिवर्तन आया, बच्चे लगातार अकेले होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। यानी कितने तरह की जीवन स्थितियों में, कितने तरह के प्रसंगों और संदर्भों में
बच्चे अकेले असहाय पढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे अकेले असहाय पढ़ते जाने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये चिंता राजेश को बार बार सताती है, और इतने रूपों में आती है जिसकी कोई हद नहीं। माने बाल श्रम पर काम करने वाले अगर बच्चों पर व्यापक रूप से काम करें तो अकेले 12-15 कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल मैं खिलौना, एक कविता है खिलौने, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। यानी कविता तो उदाहरण है उस प्रवृत्ति का निरूपण करने के लिए, जिसमें ये जो तकनीक ज्ञानी बच्चे हैं, प्रौद्योगिकी ज्ञान से संपन्न बच्चे हैं, सपनों से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं उनके अंदर, और ये पहचानना कि सपने हैं लेकिन सपनों से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ये बच्चों की दुनिया कैसे बदल गई है। जो बच्चे सपनों की दुनिया में रहने के लिए जाने जाते थे, अब महत्वाकांक्षा की दुनिया में रहने के लिए जाने जाते हैं। ये परिवर्तन बच्चों में आया, ये समाज में आने वाले परिवर्तन का प्रतिफलन है, समाज उसका परिणाम है। तो समाज कितना अमानवीय हुआ होगा, इस समाज की अमानवीयता का परिणाम बच्चों पर किस रूप में पड़ता है, ये देखने की चीज है। इन बच्चों में बहुत हड़बड़ी है, और इतनी हड़बड़ी वो सारे जानते हैं, और सब रास्ते, गलतियों से निकलने के सब रास्ते जानते हैं, और उनको तेज संगीत पसंद है, तेज सब कुछ तेज पसंद है, तो वगैरह विस्तार में ना जाएं। इस हड़बड़ी में सपनों के कुचल जाने की आवाज नहीं आती। तो किस तरह ये पूरा दौर बच्चों को प्रतिस्पर्धी और उतावला बना रही है, और ये उतावलापन, ये प्रतिस्पर्धा बच्चों के बचपन को ही नहीं छीन रही है, सपनों को भी छीन रही है, और बचपन और सपनों के साथ उनकी सहजता, नैसर्गिकता, मानवीयता को भी नष्ट कर रही है। सीधे कहीं कोई खलनायक नहीं है, लेकिन ये पूरा दौर, इस दौर की ये प्रवृत्तियां जो पूंजी और मुनाफे के लिए ये कर रही हैं, वो खलनायक बन के उभरती हैं। तो राजेश व्यक्ति खलनायक की जगह व्यवस्था खलनायक का की एक अवधारणा बहुत सी कविताओं के माध्यम से प्रस्तावित करते हैं। और इसीलिए आप देखें कि ये जो खिलौने कविता में एक कारीगरी, कलाकार इंजीनियर है और कलाकार है, तो वो नए खिलौने बच्चों के लिए ऐसे खिलौने बनाना चाहता है जो अकेले होते जाते बच्चों को उनके मन को नई दुनिया दिखा सके, एक नए संसार में ले जा सके। लेकिन बाजार उससे कुछ और डिमांड कर रहा है। बाजार में कैसे खिलौने चल रहे हैं, हिंसा और क्रूरता को बढ़ावा देने वाले। तो ये ऐसा खिलौना बनाना चाहता है कि जिसमें उनका बचपन भी रहे, बाजार की आकांक्षा भी पूरी हो, और हिंसा और क्रूरता का संस्कार भी कम हो। तो एक जद्दोजहद कलाकार भी है ना, तो एक केवल व्यवसायी नहीं है, या केवल मुनाफे के लिए सब कुछ करने वाला कलाकार इंजीनियर नहीं है। तो माने एक द्वंद्व काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन काल्पनिक भी यथार्थ को उद्घाटित करने का माध्यम है, जैसा हमने देखा। तो ये कलाकार वो कहता है कि ये बाजार से छिपाकर बाजार की इच्छा के विरुद्ध अपने सपने डाल देता हूं। तो बच्चों के लिए नए खिलौने ऐसे बनने चाहिए जिसमें बाजार की इच्छा के विरुद्ध बाजार की नजर बचाकर सपने डाल दिए जाएं। यह मामूली संवेदनशीलता नहीं है, और ये जो संवेदनशीलता है राजेश की संवाद धर्मिता को किस स्तर पर पहुंचाती है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात एक छोटी सी और कहने की जरूरत है कि राजेश की कविता में, जैसा हमने देखा, देश की, काल की, अपने समय की व्याप्ति है, और इतिहास की, पूरे काव्य परंपरा की व्याप्ति है। तो और ये दोनों तरह की व्याप्ति विवेक के बिना संभव नहीं है। तो व्याप्ति और विवेक दोनों का द्वंद्वात्मक अनुपात राजेश की कविता हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आवृत्ति का परंपरा का अर्थ आवृत्ति नहीं है, ये अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, और इसे हमें बराबर ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए भी रखना चाहिए कि आज परंपरा को
पुराने के पुनर्जीवन और आवृत्ति के रूप में ही प्रस्तावित किया जा रहा है। जो पहले था ऐसा ही हमें चाहिए। इसलिए आप देखें, ये विज्ञान के, टेक्नोलॉजी के युग में पुनरुत्थान का दौर चल रहा है और इसलिए अतीत की बलिवेदी पर वर्तमान की हत्या हम बराबर देखते हैं। इसके प्रति सबसे अधिक सजग करने वाला कवि अगर कोई अपने समय में है तो राजेश जोशी है। तो मैंने दूसरे शब्दों में कहें कि आवारा पूंजी के युग में बाजारवाद और राजनीति दोनों मनुष्य की स्थिति और चेतना को जितने संघातक रूप में प्रभावित करते हैं, उससे संघर्ष करने की चेतना राजेश की कविता में अपने समाज में संवेदना की व्याप्ति से और अपने अतीत, अपनी परंपरा में अपने बोध की व्याप्ति से, इन दोनों के माध्यम से राजेश रास्ता निकालते हैं। और जो आवारा पूंजी के दौर की विशेष प्रवृत्तियां उभरी हैं, जिनको राजेश ने अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रित किया है, ये इनके पूर्ववर्ती कवियों में नहीं थी। आवारा पूंजी नहीं थी और उसके कारण जो असर पड़ रहा है वो असर नहीं था। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजेश इस सारी विरासत को, सारे संवेदना को आत्मसात करके एक नई राह बनाने में सफल होते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिम से लेके उत्तर औद्योगिक तक समाज की गहन ऐतिहासिक चेतना से संपन्न ये कवि अपनी कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है। और प्रारंभ में जिसमें प्रकृति और आदिमता काफी प्रभावशाली दिखाई पड़ती हैं, उसमें बाद के दिनों में, मैंने उत्तर औद्योगिक बाजारवादी समय में सपनों के बिकने या बेआवाज टूटने का बोध, उसकी पीड़ा बड़ी तीव्रता से उभरती है। तो ये सबसे खास बात हमें दिखाई पड़ती है। अंत में एक बात ये कहूंगा कि राजेश अगर जनता से संबद्ध हैं तो लोक चेतना, लोक विश्वास में उनकी पैठ उतनी ही गहरी है जितना मनुष्यों में पैठ है। लेकिन लोक विश्वास और अंधविश्वास में फर्क करने की तमीज राजेश जोशी की कविता हमें सिखाती है। लोक विश्वास का अर्थ है अज्ञान, अंधविश्वास का अनुमोदन करना नहीं, बल्कि लोक हित के अनुरूप चेतना के विकास का संघर्ष करना। हम देखते हैं, जैसे एक कविता है उनकी पत्ता तुलसी का। तो माँ है तुलसी, या कोई स्त्री घरों में हम देखते हैं तुलसी का पत्ता लगाए रहती है। तो तुलसी आस्था का विषय है, लेकिन वो पूछते हैं उसके बीच में कि, वो कहते हैं बीच में कि सीली लकड़ियां हैं धर्म में। तुलसी में क्या है? धर्म है। धर्म में क्या है? सीली लकड़ियां हैं धर्म में। सीली लकड़ियां कितना दुख देती हैं मनुष्य को, आप जानते हैं। तो जो उस आस्था में डूबा हुआ है, उसके लिए वो आस्था सीली लकड़ियों का काम करती है, वो यातना का काम करती है। आस्था इस रूप में, आस्था ये भी है, ये माने आस्था का एक पहलू ये भी है जिसे लोक चेतनावादी कवि नहीं देखते हैं। जो बाद के भी लोक चेतनावादी कवि हैं, राजेश के बाद के दौर के लोक चेतनावादी कवि हैं, वो नहीं देखते हैं। यही आस्था जब सामाजिक प्रसंग में प्रतिफलित होती है, सामाजिक प्रसंग में अपनी भूमिका अदा करती है, तो रूढ़िवाद, अंधविश्वास की अमानवीयता में परिणत हो जाती है। धर्म के विरुद्ध कविता इसका उदाहरण है। वो पीपल के पत्ते को, पीपल के पेड़ को काट नहीं सकते, हालांकि दीवार टूट रही है, दीवार टूट गई है, घर सार्वजनिक स्थल बन गया है, लेकिन पीपल को काटना धर्म के विरुद्ध है। तो वो भी आस्था का मामला है। आस्था का व्यक्तिगत जीवन में आस्था संबल भी है, लेकिन आस्था यातना भी है। सामाजिक जीवन में वो आस्था अन्याय और यातना का प्रतिरूप बन जाती है। इस बात को राजेश ने बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया है। हम एक छोटा प्रसंग और उठाना चाहते हैं, इसलिए कि एक बात को लेकर राजेश की बड़ी आलोचना होती रही है कि उनकी एक कविता है उसकी गृहस्थी। एक दिन पति कहता है कि
पत्नी आती है ऑफिस से तो कहता है कि लाओ मैं चाय बना दूं, और इसको लेकर पूरी कविता है। तो इसका स्त्रीवादी पाठ किया गया कि चाय बनाने का काम स्त्री का ही है, अगर पति ने कह दिया तो कोई बड़ा भारी जुल्म हो गया वगैरह। स्त्रीवादी पाठ उसकी गृहस्थी कविता का दुष्पाठ करती है, दुर्पाठ करती है। इसलिए कि अगर स्त्री को अपने नजरिए से जीवन को, यथार्थ को देखने का अधिकार है, तो ये पुरुष भी अपने नजरिए से जीवन को देख सकता है। तो माने पुरुष के पहलू से संबंध को देखने का उदाहरण है ये कविता। कविता कभी भी यथार्थ को, आप जीवन के यथार्थ को, किसी भी यथार्थ को देश काल पात्र से निरपेक्ष रूप में नहीं देख सकते। देश काल पात्र यही यथार्थ को देखने की दृष्टि बनाते हैं, और इसी दृष्टि से कोई भी यथार्थ मानवीय बनता है। तो राजेश पुरुष की दृष्टि से देख रहे हैं वो उसको, लेकिन देख क्या रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कविता में वर्ण वस्तु पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्त्री को क्या कामिनी रूप में देख रहे हैं? कामिनी रूप में देखने पर तो स्त्रीवादी आपत्तियां बहुत कम, लगभग नहीं आती। हाँ, जिन स्त्रियों ने, हमारी बहुत सी परिचित युवा विदुषी स्त्रियां हैं, उन्होंने इस बाजारवाद द्वारा कामिनी रूप दिए जाने का जब विरोध किया सोशल मीडिया पर, तो बहुत सी स्त्रियां भी उन पर टूट पड़ी। तो लेकिन एक चेतना है, राजेश स्त्री को कामिनी रूप में नहीं देखते। यहां दाम्पत्य संबंध का वर्णन है, और राजेश जोशी प्रगतिशील कवियों की तरह, प्रगतिशील कवियों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कवि हैं जो दाम्पत्य संबंध का बार बार चित्रण करते हैं। प्रेम के प्रारंभिक दिनों से लेकर उसके स्वप्न में जाने का यात्रा वृत्तांत से लेकर और पीठ की खुजली तक, या बीच में जब जन्म होने वाला है बच्चे का, तो जब संतरे की खुशबू वगैरह का प्रतीक लेके बहुत अच्छी कविता लिखी, वहां से अंत तक आप बार बार देखते हैं कि दाम्पत्य संबंध उनके यहां आता है, और दाम्पत्य के कवि हैं, प्रेम में दाम्पत्य के कवि हैं। तो क्या स्त्रीवादी पाठ करें तो दाम्पत्य कोई अस्वीकार्य चीज है? लेकिन जो उन्होंने कहा कि उसकी गृहस्थी है, क्योंकि हमें नहीं पता चला, मैंने पूछा पहले कि चाय की पत्ती कहाँ रखी है, ये कहाँ रखी है, तो कहती है हटो तुमसे नहीं होगा, किन बादलों में बारिशें बंद हैं और किन बादलों में क्या है वगैरह, और राजेश को वापस आना पड़ता है। यानी कवि को कविता में जो कविता में वाचक आता है, तो कवि को और कविता के वाचक को एक नहीं मानना चाहिए, इससे बड़े घपले होते हैं। लेकिन अगर यहाँ एक मान भी लें तो भी एक पंक्ति आती है, जैसे ही कहता है वाचक कि लाओ आज मैं चाय बना देता हूं, तो मेरी आवाज मुझी को चुभती है, यह आत्मव्यंग्य है। जो भी पारिवारिक ढांचा है हमारे वर्तमान समाज का, इसमें इस आत्मव्यंग्य से काम लेने वाले कितने लोग होंगे? यथार्थ को यथार्थ के रूप में देखना, और उसके भीतर जो भी थोड़ी बहुत असंगति है, विडंबना है, विषमता नहीं है यहाँ तो, लेकिन असंगति है, विडंबना है, उसको लेके आत्मव्यंग्य, ये कोई साधारण चीज नहीं है। बहुत मानवीय और संवेदनशील कवि ही ये काम कर सकता है। दूसरी तरफ स्त्री का चरित्र कैसा चित्रित किया है, एक कविता है उस प्लम्बर का नाम। तो वो एक प्लम्बर आया है नल में गड़बड़ी ठीक करने, और कई बड़ी देर से उसका नाम याद कर रहा है, नाम और कई बार आ चुका है लेकिन नाम नहीं याद आता है। उस बीच में उसको बड़े बड़े अपराधियों के नाम याद आए, उनके बारे में किस्से याद आए, वो जो और बड़े अपराधी थे उनका और याद आया, और उनके बारे में और जानता था, तो उन सबको जानता था, लेकिन प्लम्बर का नाम नहीं याद आया। तब कहता है आवाज लगा के कि अरे उस प्लम्बर का नाम क्या है। आप देखिए, पुरुष अत्याचारियों के बारे में जानता है, स्त्री
जीवन के इन पहलुओं की संरक्षक है। तो राजेश उसके इस पक्ष को बहुत सहानुभूति तो गलत शब्द है, बड़ी संवेदना से रेखांकित करते हैं। और यहां से रैली में स्त्रियां तक, स्त्रियों के कितने बिंब राजेश की कविता में हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अंत में मैं कहूंगा कि राजेश का काव्य विकास बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत भिन्न प्रकार का है। और कितने तरह के शुरू में विवरण से फिर ओज तक, फिर विडंबना तक, फिर अब चुटकुलों के पक्ष में दलील तक ने उपहास, अवसाद और उपहास दोनों का एक साथ उपयोग। आप देखें कि इन 50 वर्षों में सामाजिक जीवन की परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती गई हैं, राजेश ने अपनी कविता के स्वर में भी वैसे ही वैसे परिवर्तन किया है। यानी उनका काव्य स्वर यथार्थ के परिवर्तन के साथ चलता हुआ आता है। तो ये हमारे उल्लेख करने की चीज है। कल उन्होंने अपने काव्य पाठ में 2 बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं सुनाई थी, जो नई कविताएं थी। एक उल्लंघन और मनुष्य बने रहने के लिए कितनी चीजों का उल्लंघन करना पड़ता है या करना चाहिए, इसका उल्लेख किया है। जो मैंने समाज से असंगति को उद्घाटित करके इस समाज को बदलने की चेतना तक ले जाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से राजेश ने किया। और नए तरह की बड़ी अच्छी कविता थी। हालांकि वो कह रहे थे कि शायद पहला ड्राफ्ट है और उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। और दूसरा एक अबू हसन नाम की कविता सुनाई थी। और फिर देखिए एक मुस्लिम ही चरित्र है। अबू हसन कविता जो पिछले 10 साल में हमारे जीवन, समाज, राजनीति में विकास या परिवर्तन हुआ है, इस नए दौर का एक वृत्तांत रचती है, एक बड़ा रूपक प्रस्तुत करती है। और रूपक के बिना कविता का काम नहीं चलता। राजेश की इन दोनों कविताओं से स्पष्ट होता है कि आदिवासी धूप और उत्तरायण सूर्य से समर गाथा में शुरू करने वाला कवि 50 साल बाद उल्लंघन और अबू हसन के माध्यम से आज के जीवन और यथार्थ की विवेचना करने के लिए, उसका सामना करने के लिए नए तौर तरीके खोजने की कोशिश कर रहा है। ये कवि का विकास, उस कवि के आत्मसंघर्ष का परिचायक है। ये भी कवि को महत्वपूर्ण बनाता है। राजेश को 75वें वर्ष में प्रवेश पर मेरे परिवार की और मेरी तरह बहुत परिवारों के वो अभिन्न हिस्से हैं, और मेरे मित्रों की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।